हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन आर ओ आर शॉर्ट में लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ROR से। ध्यान रखिएगा, जहां पे भी देखने को मिले समझ जाइएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग की बात की जा रही है। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टर्म की कैटालिस्ट सब लोग जानते हैं, लगभग बहुत ही छोटी क्लासों से शुरू हो जाता है। जो कैटालिस्ट वर्ड है उत्प्रेरक वर्ड है, उसी के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट व्हाट इज कैटालिस्ट? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक एक केमिकल स्पीसीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, परंतु रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मोस्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। उसे ही हम उत्प्रेरक कहते हैं। मीन्स होता क्या है? एक पदार्थ है जो रिएक्शन में उपस्थित है, प्रेजेंट है, और इसकी प्रेजेंट के कारण रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ गया, पर क्या इसके खुद के केमिकल कंटेंट में कोई चेंज आया? नहीं। रिएक्शन के एंड में आप जैसा कैटालिस्ट लेते हो वैसा का वैसा आपको प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं आता है। उसे ही कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक हिंदी में बोल देते हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक की जो ये प्रोसेस है, क्रिया है, इसके लिए एक टर्म काम में लेते हैं कैटालिसिस, उत्प्रेरण। इसी कैटालिस्ट के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से इफेक्ट किया जाता है उसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है। कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ शो किया है। ये ग्राफ लास्ट जो क्लासेस हमारी हुई थी वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं, पर कैटालिस्ट का इफेक्ट यानी कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से रेज करता है, बढ़ा देता है, उसको डिस्कस करने के लिए हम इस ग्राफ को थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने ग्राफ प्लॉट करा है। दिस इज द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया प्रोन्नति, यानी इस दिशा में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है, इस पे हमने क्या ले रखा है? एनर्जी ले रखा है। यहाँ पे हमने ER लिखा है। व्हाट इज ER? ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की ऊर्जा। और व्हाट इज EP? EP इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की ऊर्जा। ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, एक बैरियर है, एक रुकावट है। उस रुकावट को पार करके प्रोडक्ट बना सकता है। अगर इस अवरोध को, इस ऑब्स्टेकल को, इस बैरियर को अगर रिएक्टेंट पार कर ले तो वो क्या बना सकता है? प्रोडक्ट बना सकता है। यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम कुल ऊर्जा कितनी चाहिए? कम से कम, देखो ये पीक है, इसको मैं यहां से लगभग इतनी ऊर्जा है ना, तो ये जो एनर्जी है, कुल ऊर्जा रिएक्टेंट को कम से कम कितनी चाहिए? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी चाहिए। यही तो चाहिए कि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बदलने के लिए इस ऊर्जा को पार करना पड़ेगा, और पार करना पड़ेगा तो कम से कम, हाँ इससे ज्यादा हो तो चलेगा, पर मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहा करते हैं? क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। होल्ड एनर्जी, क्या नाम दे रहे हो आप? देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? फिर सुन लो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए? इतनी चाहिए, तभी तो ये बैरियर पार होगा। इसको नाम क्या दे दिया? थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा कह दिया। ठीक बात। अब देखो आगे, इतनी ऊर्जा यहां पे क्या है गाइस? यहां पे क्या ले रखा आपने? एनर्जी ले रखा है। तो इतनी ऊर्जा तो रिएक्टेंट के सभी अणुओं के पास है।
जो ये एनर्जी यहां पे शो कर रहे हैं, ये एनर्जी तो सभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास है, परंतु जो इसके अतिरिक्त ये वाली एनर्जी जो आप देख रहे हो, ये सबके पास नहीं है, ये ऊर्जा सबके पास नहीं है। तो अब यहां पे इमेजिन करो आप लोग कि इस चढ़ाई को, इस रुकावट को पार कौन कर पाएगा? जिनके पास, जिन रिएक्टेंट के अणुओं के पास इतनी ऊर्जा हो। इतनी तो सभी के पास है, इतनी और अगर ऊर्जा होगी तब भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये जो अतिरिक्त ऊर्जा आप बता रहे हो ना, इस ऊर्जा को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, क्या नाम दे दिया इसको? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। जिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ऊर्जा तो सभी के पास है, मान लीजिए 100 अणु है, रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 100 के पास इतनी एनर्जी तो सबके पास है, पर उन 100 में से ये वाली ऊर्जा और किसके पास होगी? वही किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ओके। ये तो था एट एब्सेंट ऑफ कैटालिस्ट, यानी ये काम कब हुआ? जब उत्प्रेरक नहीं है, रिएक्शन में आप कैटालिस्ट काम में नहीं ले रहे हो, उस समय की स्थिति अपन ने यहां पे प्रदर्शित कर दी। आ गया समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है, चले आगे। ठीक। अब आपने क्या किया, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें क्या मिलाया? कैटालिस्ट मिलाया, उत्प्रेरक मिलाया। उत्प्रेरक क्या करने वाला है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला है। कैसे बढ़ाने वाला है? देखिए, उत्प्रेरक क्या करता है, जो एनर्जी बैरियर, जो ये चढ़ाई देख रहे हो ना आप, इस चढ़ाई को कैटालिस्ट क्या कर देगा? छोटा कर देगा। छोटा कैसे कर देगा? देखो, कैटालिस्ट ने क्या किया? इसे छोटा कर दिया। अभी देखिए, पहले हम क्या कह रहे थे, जो ऊर्जा और चढ़ाई क्या थी? इतनी बड़ी थी। क्या 100 के 100 अणु पार कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। मान लो कितने कर रहे थे? 25 कर रहे थे पार। कुल 100 है, उसमें से कितने अणु पार कर रहे थे? 25 ही पार कर रहे थे। परंतु अब देखो, उत्प्रेरक ने क्या किया? इस चढ़ाई को छोटा कर दिया। इस चढ़ाई को छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया तो अब देखो, पहले जहां 100 में से 25 अणु मान लो पार कर रहे थे, तो अब 100 में से कितने अणु इसको पार कर देंगे? 75 पार कर देंगे। किसके अणु? रिएक्टेंट के अणु। रिएक्टेंट के 75 अणु, 75 मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को, चढ़ाई को अगर पार करने में कैपेबल है, तो पहले की तुलना में कितने अणु ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं? पहले 25 ही हो रहे थे, अब 75 हो रहे हैं, यानी 50 ज्यादा कन्वर्ट होने लग गए। तो इससे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जो रिएक्शन बहुत ही धीरे हो रही थी, जहां पे रिएक्टेंट पहले क्या कर रहे थे? इस चढ़ाई को पार नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब रिएक्टेंट क्या करेंगे? इस चढ़ाई को, जो चढ़ाई छोटी हो चुकी है, इस चढ़ाई को आसानी से पार कर सकते हैं। इसे क्या नाम दे दें? एट प्रेजेंट ऑफ कैटालिस्ट। क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी जो आप यहां पे शो कर रहे हो, वो क्या होगी? एट प्रेजेंट ऑफ कैटालिस्ट। क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा, वही ऊर्जा जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये क्या है? एट एब्सेंट ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो रिएक्टेंट ने किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा? अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाया? जो कैटालिस्ट ने किस प्रकार, कैटालिस्ट ने किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी करके। और कमी से क्या हुआ? इस बैरियर को अब मैक्सिमम जो रिएक्टेंट है वो इसे पार कर सकते हैं। बात आगे समझ में नहीं आई? चलो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लिया हमने। देखिए, यहां पे कुछ लोग खड़े हैं, इनका गंतव्य स्थान है ये वाला, यहां तक पहुंचना है। गंतव्य स्थान ये है, डेस्टिनेशन इनकी ये वाली, यहां तक इन्हें पहुंचना है। अब देखिए, जो ये लोग हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं, और इनमें यंग पर्सन भी है।
तीनों कैटेगरी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये चढ़ाई है मान लीजिए 200 फुट की, 200 फुट की ये चढ़ाई है। अब क्या इस इतनी बड़ी चढ़ाई को यहाँ पे उपस्थित सभी लोग पार कर सकते हैं क्या? नहीं, हो सकता है बच्चे और जवान पार कर ले, यानी बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, ज्यादा ऊंचे जवान लोग हैं वो इस चढ़ाई को पार कर लेंगे इनमें से। ये चढ़ाई कितनी है? 200 फीट की है। जवान लोग इसको चढ़ के पार कर लेंगे, यानी यहाँ पे कुल जो लोग खड़े हैं, क्या टोटल यहाँ पे इस चढ़ाई को तक पहुंच सके? आप कहोगे सर इधर से चले जाएंगे, नहीं, यहाँ पे मान लो नदी बह रही है, रास्ता ही नहीं जाने का। आप कहोगे इधर से चले जाएंगे, नहीं, यहाँ पे कांटेदार झाड़ियां है, पॉसिबल ही नहीं जाना, रास्ता सिर्फ यही है, इसमें से जा सकते हैं, सीधा चढ़ के जाना पड़ेगा आपको चढ़ाई पे। तो कितने लोग जा सकते हैं? केवल यंग पर्सन है, यंग भी सारे नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी चढ़ाई। अब इनका जो गंतव्य स्थान है उसका रास्ता ये बड़ा था, सब लोग नहीं जा पा रहे, कुछ लोग चले गए, ज्यादातर तो नीचे रह गए और कुछ चले गए। ये कौन है? लोग हैं जो यहां इकट्ठे हो रखे। अब किसी ने इनको कहा कि भाई अगर आपको यहीं पे पहुंचना है तो यहां का एक रास्ता और है। तो सबने पूछा कौन सा रास्ता है? कहा आप इधर से, इस वाले रास्ते से न जाकर आप इधर से चले जाओ। इधर जो चढ़ाई है वो कितनी है? 25 फुट की है। वो कितनी थी? 200 फुट की थी, ये 25 फुट की है। तो इस 25 फुट की चढ़ाई को लगभग सभी लोग पार कर देंगे, बच्चे भी कर देंगे, जो बुजुर्ग, जो ज्यादा दिन की चलने की कैपेसिटी नहीं वो तो नहीं कर पाएंगे, पर जो कैपेसिटी रखता है वो यहां से इस चढ़ाई को पार कर जाएंगे। तो देखिए इधर से कितने लोग जा रहे थे? इधर से बहुत ही कम लोग जा पा रहे थे, जो यंग थे वो जा पा रहे थे, परंतु इधर से क्या हुआ? अधिकतम लोग चले गए, सारे तो नहीं गए पर अधिकतम लोग चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि इस डेस्टिनेशन तक अधिक लोग कब पहुंचेंगे? इस वाले रास्ते से या इस वाले रास्ते से? बताओ, इधर से या इधर से? अरे बोलो भाई, किधर से? इधर से जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ये चढ़ाई क्या है? छोटी है। यही काम कर रहा है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक ने क्या करा? इस अवरोध को छोटा कर दिया, एक दूसरा रास्ता, देखो रिएक्शन होने के लिए एक अनदर पथ डिसाइड कर दिया। जिस पथ से रिएक्शन हो रही थी वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या था? अधिक था। रिएक्टेंट ने क्या किया? एक दूसरा पथ बताया रिएक्शन होने के लिए कि इस वाले पथ पे एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है, और जैसे कैटालिस्ट है तो उसने बता दिया एक दूसरा पथ भी है, अगर इस पथ से रिएक्शन हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ऊर्जा अवरोध छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं? कैटालिस्ट वह केमिकल स्पीसीज है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक अन्य पथ का, अनदर पाथ का निर्णय लेती है, चुनती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ध्यान रखना हमेशा। एक तो कैटालिस्ट डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेज में कोई फर्क नहीं करता है। कैटालिस्ट गिव्स फ्री एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं करता है, एवर रिमेंबर। इसके अलावा एक आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक में भी रिएक्टेंट कोई कन्वर्ट, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करता है। रीजन क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक कहां आता है? एट द रिवर्सिबल रिएक्शन, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, वहीं पे तो आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैटालिस्ट क्या करता है? फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट दोनों को ही, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के ही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। यानी इसकी प्रेजेंस के कारण इक्विलिब्रियम शीघ्रता से आ जाता है, परंतु जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो फिर से थोड़ा सा एक फास्ट इसका शॉर्ट ले लें अपन कि कैटालिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे मैक्सिमम जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है रिएक्टेंट का इफेक्ट, सॉरी कैटालिस्ट का इफेक्ट। कैटालिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से बढ़ाया? कैटालिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जो कि यहां पे शो है। कोलिजन थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत।
अपना नेक्स्ट टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक के बारे में अपन पीछे की क्लासों में भी बात कर चुके हैं, इसे थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। देखिए, कोलिजन थ्योरी और संघर्ष सिद्धांत क्या है, इसे विलियम लुइस और मैक्स ट्राउट्स के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत हम एक बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर में का जो यूनिट वॉल्यूम है, इकाई आयतन है, उसमें पर सेकंड कितने कोलिजन होते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड कितनी टक्करें होती है, उन्हीं टक्करों की संख्या को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोलिजन क्यों होता है, देखिए कोलिजन होता किसमें, सबसे पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टक्कर करेंगे, टक्कर करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। परंतु रिएक्टेंट के सभी मॉलिक्यूलों में जो टक्कर होगी, उस टक्कर से आवश्यक नहीं है कि हमेशा प्रोडक्ट बने। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे हैं, पर इस टक्कर से आवश्यक नहीं है प्रोडक्ट बने। कैसे, देखिए ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, ये टक्कर हुई, टक्कर कैसी हो रही है, एकदम प्रॉपर हो रही है, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, टक्कर हुई इस प्रकार से, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्टेंट टक्कर हुई इस प्रकार से, क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वाली में ये टक्कर एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रही है, इसलिए प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी रिएक्टेंट का जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, वो उचित है, प्रॉपर है, इसलिए प्रोडक्ट बन गया। परंतु जो सेकंड और थर्ड, ये और ये हमने बात करी है, यहाँ पे टक्कर हो रही है, पर जो टक्कर का डायरेक्शन है वो देखिए एकदम प्रॉपर नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसे समझने के लिए दो एग्जांपल लिए हमने। यहाँ पे जो ब्लैक होल आपको दिखाई दे रही है, इनको आपस में टकराना है। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, टक्कर को आप इमेजिन करिए, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है जितनी विजुअल पावर स्ट्रांग होगी उतना ही आप अधिक सीखेंगे। तो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने पे जो टक्कर होगी, उस टक्कर को इमेजिन करिए आप। फिर ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, इस टक्कर को इमेजिन करिए। क्या दोनों टक्कर सेम है, क्या दोनों कोलिजन सेम हो रहे हैं क्या, नहीं। इस वाले कोलिजन और इस वाले कोलिजन में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं, यानी ऊपर वाले एग्जांपल में क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, और नीचे वाले में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि टक्कर की जो अभिकारक की जो ओरिएंटेशन है वो सही नहीं है, उचित नहीं है इस प्रोडक्ट के निर्माण के लिए। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। यानी इस प्रकार की टक्कर को कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। और इसे क्या कहते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। जिस टक्कर से उत्पाद बनता है वही टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाती है, और जिससे उत्पाद नहीं बनता है अप्रभावी टक्कर कहलाती है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पे मैथिल अल्कोहल है और ब्रोमाइड आयन है, इनके मध्य रिएक्शन के रिजल्टिव मैथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है और हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता, मुक्त होता है, इसे टूटकर अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को अपन कोलिजन थ्योरी की रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ध्यान दें, आपके पास में मैथिल अल्कोहल है, ये मैथिल अल्कोहल कार्बन से क्या जोड़ दें, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए, कार्बन और हाइड्रोक्सिल में जो O है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है, उस कार्बन की कम है, इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग पेयर है, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने पर इस पर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन में क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, अब इस रिएक्टेंट पर ये ब्रोमाइड आयन कोलिजन कर रहा है इधर से। ब्रोमाइड पे क्या है, नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल पे क्या है, नेगेटिव, सेम चार्ज है, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और इस प्रतिकर्षण के कारण इसको अटैक कहां करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा ना, अटैक कार्बन पे करना है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को यहां पहुंचने ही नहीं देगा। तो क्या यहाँ पे टक्कर प्रभावी होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगा, नहीं होगा। और क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, नॉट प्रोडक्ट।
ठीक है, आ गया गाइस समझ में। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सेम वही मैथिल अल्कोहल दे रखा आपने, मैथिल अल्कोहल, ये इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब देखिए, अगर यहाँ पे ब्रोमाइड कहां से इस पे कोलिजन कर रहा था, सामने से, तो पहुंच पाया नहीं, पहुंच पाया। अभी देखिए, यदि ये ब्रोमाइड पीछे से आक्रमण करे, बैक अटैक करे, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इस पे आराम से टक्कर कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा BrCH3 प्लस OH माइनस। तो रिएक्शन होने के लिए एक महत्वपूर्ण जो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने बात करी थी, वो तो रिएक्शन को प्रभावित करती है, रिएक्शन को निर्धारित करती है, परंतु साथ ही जो रिएक्टेंट है उसका ओरिएंटेशन भी, जो रिएक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी को डिसाइड करता है। यदि रिएक्टेंट प्रॉपर जो ओरिएंटेशन अभिविन्यास में होंगे तब ही प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।